जनता की नजर। खबरें आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में एक बार फिर वो बेला आ चुकी है जिसे हम मतदान के लिए कहते हैं, और उससे पहले का जो चरण होता है चुनाव प्रचार के शोर थमने का, वो थम चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से पूरी ताकत लगाई है और यह सिलसिला लगभग 1 साल से चल रहा था। टिकट के लिए प्रत्याशियों का चयन, उसके पहले रायशुमारी, फिर जो भी मैनेजमेंट होता है। फिलहाल आदर्श आचार संहिता के बाद से जो ताकत लगानी पड़ी राजनीतिक दलों ने वो लगाई। ये नई बात नहीं है, नयापन कुछ जरूर देखा गया। चुनाव के तरीके बदल गए हैं, मतदान के अपील के तरीके बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो गाइडलाइन होती है उसकी धज्जियां भी उड़ जाती हैं। तो ये कुछ एक मजमून इस तरह का रहा। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। घर घर जाकर के प्रत्याशी और उनके समर्थक वोट मांग सकते हैं, ज़्यादा भीड़ में नहीं। लेकिन इस बीच बड़ी तैयारी करनी होती है प्रत्याशी को। बूथ मैनेजमेंट है, किस तरह से वहाँ एजेंट बनाने हैं, ये बहुत सारी तैयारी हैं। अब उसमें जुटने का वक्त आ गया है। तो घर चलिए, हमारे साथ में राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं और किसका क्या दावा रहेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 199 200 विधानसभा हैं, लेकिन 199 पे मतदान होगा 25 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। क्योंकि एक करणपुर में प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के निधन की वजह से ये मतदान स्थगित हुआ और जब भी इसकी डेट आएगी तब होगा। अगर यूँ बात करें तो इसमें 199 सीट पर कुल प्रत्याशी 1862 हैं और बीजेपी, कांग्रेस, सबके जो प्रत्याशी कहाँ से कितने हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये ऐसा अवसर तीसरी बार आ रहा है जब 199 सीट पर मतदान 25 तारीख को होगा, यानी कि डेट का नहीं कि चुनाव विधानसभा में 199 सीट पर होगा। तो हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हैं, चंद्रमुखी जी आम आदमी पार्टी से हैं, भंवर सिंह शेखावत साहब CPMI से हैं और विकास सोमानी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। बड़ी कवायद और निश्चित रूप से कार्यकर्ता किसी भी दल की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और ये कहूँ कि एक प्लिंथ जो होती है या फाउंडेशन होता है वो कार्यकर्ता ही होता है। कैसा रहा ये पूरा अगर इलेक्शन देखें तो कांग्रेस से के एक नज़रिए से? देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक इस चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस पर्व में प्रदेश के तमाम मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजस्थान के मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जिस तरीके से ये चुनाव का कैंपेन चला और इसके अंदर आज चूँकि मतलब प्रचार प्रसार का समय समाप्त हो चुका है और उसके बाद में अब बिल्कुल 25 तारीख को मतदान है, तो आपके चैनल के माध्यम से कि भाई एक अच्छी सरकार चुने और जो भी आपकी अपेक्षाओं पे, आशाओं पे और जो आपकी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरे। जिन्होंने आपके साथ में जो वायदे किए हैं वो वायदे जिन्होंने पूरे किए हैं। और निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी के लिए कहूं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने जो भी प्रोमिसेस 2018 में प्रदेश की जनता से किए थे उन प्रोमिसेस पे पूरा का पूरा खरा उतरने का प्रयास किया। और उसके बाद में जिस तरीके का प्रदेश में माहौल है, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की इस राजस्थान की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का जो इस बार जिक्र हुआ है, पूरे देश के अंदर उसको एक नज़ीर के रूप में पेश किया गया। उसी के बिना पे हमने जैसे कर्नाटका का चुनाव जीता, उससे पहले हम हिमाचल का चुनाव जीता और पूरे देश के अंदर अभी ये जो 5 राज्यों के चुनाव है इसमें भी राजस्थान मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल की तमाम तरीके से चर्चाएं चल रही कि ये एक जो राहत का मॉडल है या जो डेवलपमेंट का मॉडल है उस पर बात होती है। उसके उलट अगर हम अपने विपक्षी दलों की बात करें या जो प्रमुख विपक्षी दल है उसकी बात करें तो उन्होंने जिस तरीके का नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन पहली दफा आप देखेंगे योगेंद्र
योगेंद्र जी, कि इस भाजपा को हमने अपनी पिच पे खिलाया है। पहले ये हमेशा चाहे धार्मिक एजेंडा लाने की कोशिश करते थे या और भी, जैसे पाकिस्तान है या कोई और चीज है, मंदिर है, मस्जिद है, इस तरीके के एजेंडे पे बात करते थे। लेकिन पहली दफा हमने इनको डेवलपमेंट के मुद्दे पे और इनको प्रधानमंत्री को अपने मुंह से गारंटी शब्द यूज करना पड़ा, जबकि पहले ये गारंटी को या ये इस तरीके की बात को ये कहते थे कि साहब ये तो झुंझुना दे रहे हैं या ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे भाई, रेवड़ियां है तो फिर आपने अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों का, तमाम चीजों का जिक्र क्यों किया? इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो की कॉपी किया और जो हम दे रहे हैं उसमें से कुछ 50 रुपए कम करके देने की कोशिश की। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो स्वास्थ्य के लिए, अपने शिक्षा के लिए, पेयजल के लिए, सड़क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भविष्य के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए और जो हमारा सामाजिक सद्भाव है उसके लिए वोट करेगी। और आने वाला चुनाव निश्चित रूप से रिवाज बदलने वाला चुनाव है। चंद्रमुखी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप लोगों ने 85 सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस इलेक्शन का? देखिए, मैं योगेंद्र जी बताना चाह रही हूँ कि पहली बार, जैसे अभी राजेंद्र जी ने बताया, चुनाव को एक नई दिशा मिली, जिसको थोड़े दिन पहले सच्ची में रेवड़ियों वाला जो चुनाव प्रचार होता था, जो जनहित की योजनाएं थी उनको रेवड़ी बताया जा रहा था, फ्री बीज के नाम से जो चर्चा पिछले 1 साल में इतना ये नाम चर्चा में रहा, लेकिन सबको उसी गारंटी पे आना पड़ा जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में शुरू की थी। तो वो गारंटी पे जनता ने जो भरोसा जताया और जिस तरीके के चुनाव परिणाम दिल्ली और पंजाब में आए, उसी गारंटी को देखे, चाहे हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, आज दावे करते हैं कि गारंटी हमारी गारंटी है, हमने गारंटी नाम दिया, लेकिन ये गारंटी नाम वहां से शुरू हुआ। लेकिन आज भी जो एक कमी देखने को मिल रही है, गारंटी तो आपने पकड़ लिया, लेकिन नीयत उसके पीछे जो काम करने की थी वो सिर्फ वोट लेने की नहीं, जनता के हितों की जिम्मेदारी लेने की थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप वोट उसको देना जो आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ले, आप वोट उसको देना जो आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। आज गारंटी पे चर्चा हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? ये गारंटियां आपने, ठीक है, चुनाव प्रचार में आपने जनता को प्रलोभन या जो भी है, नाम आपने जो भी दिया हो, कॉपी किया हो, लेकिन जो जिम्मेदारी लेने वाली बात है, पीछे भी आप देखते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो धरातल पे योजनाएं हैं, वो अभी भी उस तरीके से प्रेसिज जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बहुत ही अच्छी बात है कि उनको, इन्होंने देखा कि सच में जनहित में है तो इन्होंने लागू करने की कोशिश की और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान को एक बहुत अच्छी सरकार मिले जो जाति, धर्म, संप्रदाय से दूर हटके जनता के मुद्दों पे काम करे। बिल्कुल। चलिए, भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, आपकी आइडियोलॉजी जो है, आप लोग स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन संख्या के आधार पर कैंडिडेट भी आपने सीमित कर दिए और दायरा भी आपने काफी सीमित कर दिया। लेकिन हर पार्टी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। इस बार 2023 के इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, हम 17 सीटों पे चुनाव हमारे लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी की अपनी गाइडलाइन है, उसी के आधार के ऊपर है। हम ये नहीं है कि बिना वजह कि जहाँ हमारा काम नहीं होता है, जहाँ हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ हमारा ढांचा नहीं है, तो वहाँ हम चुनाव नहीं लड़ते। ये हमारा शुरू से सिद्धांत है। टिकट मांगने वाले बहुत लोग आए, लेकिन हमारी पार्टी टिकट उनको देती नहीं है। अभी चुनाव में जो खास बात देखने को है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकत जो है ना, उसने पूरा प्रयास किया है, इतनी भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। जो असम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिस्वा, हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम बुलडोजर चला देंगे, हम वो कर देंगे, हम फांसी लगा देते एक दिन में। अरे भाई, आपकी एनआईए जांच कर रही है ना उस दर्जी के हत्याकांड में, तो आपने क्या कर दिया अब तक? उसकी गवाह भी नहीं करवा पा रहे आप। उसके पीछे वो जिसके साथ देखा गया, उन लोगों के फोटो भी देख लो कि वो आप ही के नेता थे जिन्होंने हत्या की है, वो आपके नेताओं के साथ उनके फोटो हैं। तो ये पोलराइजेशन करने का काम जो उन्होंने करने का काम किया है, आज मोदी जी क्यों गारंटी दे रहे हैं? कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ओपीएस को भी देश हित के खिलाफ बता रहे हैं, वो जो रेवड़ियां बांटना बता रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि साहब, अरे इस देश के अंदर जहां लोग भूखे मर रहे हैं, आज आप सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग, 2 लाख लोगों के पास में देश की 80% संपदा इकट्ठी हो गई है। ये तो सबका साथ है। देश के 80% मजदूर 10,000 रुपए महीने में 12 घंटे काम करने को इस सरकार में मजबूर है, और अभी और मांग कर रहे हैं ये
भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर देश में आ गए तो ये 12 घंटे काम कराएंगे मजदूरों से भी। किसानों का इन्होंने पूरा तेल निकाल के रख दिया है। किसान हर साल खेती छोड़ रहा है, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक दाम दुगने देंगे, क्या दे दिए? क्या मोदी की गारंटी है? खैर, वैसे एक्सपीरियंस की बात करें तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इस चुनाव के अंदर आम जनता ने अब जो है इन ताकतों को नकारा है। प्रधानमंत्री मोदी की आम सभाओं को भी नकारा है। इस बार तो उनकी जितनी भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ हुई नहीं है। आज आप देखिए कि हमारी लगातार जो सभाएं हुई है, अभी परसों सीताराम येचुरी ने जो मीटिंग ली कल, वो इतनी 1 लाख से ज्यादा लोग उनकी मीटिंग में आ जाना भादरा के अंदर। इसी तरह से उदयपुर क्या नाम से बीकानेर के अंदर हमारे जो पूर्व अभी जो वर्तमान में विधायक भी है वहां से, उनकी मीटिंग इतनी शानदार होना, धोंध में मीटिंग इतनी शानदार, इससे जनता का मानस है पूरी तरह से कि वो जो है उन ताकतों के साथ है जो जनहित में काम करना चाहती है, वो उन ताकतों के साथ नहीं है जो देश को तोड़ना चाहती है। आम जनता को ये बात समझ में आ गई है कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, ये आम आदमी को आम आदमी से लड़ाने वाले लोग हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी आज देश के अंदर, उसके बाद मोदी जी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, उसके बाद मोदी जी नहीं करेंगे। आज वो यहाँ कह रहे हैं हम 450 में सिलेंडर दे देंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं दे दिया हरियाणा के अंदर? उन्होंने क्यों नहीं दे दिया यूपी के अंदर? उन्होंने क्यों नहीं आसाम में दे दिया? उन्होंने क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र में दे दिया? जो बातें आज वो कह रहे हैं हम स्कूटी देंगे, तो कम से कम उदाहरण देके बताते कि हम वहां दे रहे हैं। आज प्रैक्टिकल धरातल पे कुछ उनका है नहीं। आज वो चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये योजनाओं का नाम अपने भी जोड़ दो, अपने भी कह दो। तो इन योजनाओं के बाद बूते जो कल तक रेवड़ियां बोलते थे भाषा के अंदर कि साहब ये सरकारें रेवड़ियां बांट रही है, अरे गरीब लोगों को सहारा देना ही पड़ेगा अगर इस देश के अंदर किसी को सत्ता चलानी है। वो सत्ता गरीब के साथ में जुड़ेगी तभी जाके सत्ता चला पाएंगे। पूंजीपति के साथ जुड़ करके ज्यादा लंबे समय तक आप सत्ता नहीं चला सकते। आज मोदी जी को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। आज उनके रोड शो में किराए के लोग आप ले आओ, पैसे दे के लोग ले आओ, क्योंकि पैसे की कोई कमी इनके पास है नहीं। इलेक्शन बॉन्ड की डिटेल नहीं बताते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा आता है उसकी ये बताते नहीं कि कितना रुपया हमारे पास आ गया। भंवर सिंह जी, वापस से लौटूंगा आपके पास में, राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, ये इलेक्शन एक अलग तरह का इलेक्शन मैंने देखा इसमें। यहाँ तक चुनाव जैसे चुनाव होते हैं, लेकिन गारंटी के अलावा जिस तरह से आपकी ओर से भी कहा गया, बीजेपी की ओर से भी कहा गया, यानी कि एक मर्यादाएं जो बनी रहनी चाहिए थी, वो सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी, लेकिन वो तार तार भी होती नजर आई। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ कि चूंकि आपने देखा होगा कि एक दैनिक अखबार के अंदर जिस तरीके से इन्होंने जो मामले सब जुडिस हैं, जो विचाराधीन है, जो न्यायालय में चल रहे हैं या जिन पे जांच चल रही है, एनआईए की जांचें चल रही है, उन मामलों को इन्होंने एक विज्ञापन के तरीके से दिखाया। तो ये वास्तव में इस देश के लोकतंत्र में पहली दफा हुआ है। और एक सत्ताधारी पार्टी जिसके मुखिया जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ों को हवा दे रहे हैं। तो हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, यहाँ ये सोचने वाली बात है। और ये नेगेटिव कैंपेन जो होता है ना, ये हमारे पूरे समाज पे या समाज का जो अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रदेश की जनता को, ये जिन 5 राज्यों में जहाँ पे भी चुनाव रहे, जनता बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है। उन्होंने इन इश्यूज़ को, जो नॉन इश्यूज़ हैं जिनको कोई भाजपा इशू बनाना चाहती है, उनके ऊपर करारा जवाब देगी। और गारंटी का जो शब्द है ना, भाजपा के मुंह से गारंटी शब्द का अपमान है। क्योंकि मोदी जी ने जो तमाम गारंटियां 2014 में दी थी, 2019 में दी थी, उनमें से आप अगर चाहे रोजगार की बात हो तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, नहीं दे पाए। चाहे महंगाई को 100 दिन में कम करने की बात की, नहीं कर पाए। आज महंगाई की मार से पूरा का पूरा देश त्रस्त है। और यहाँ आके कहते हैं कि साहब हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। अरे आप यूपी में क्यों नहीं देते? आप गुजरात में क्यों नहीं देते? आप हरियाणा में क्यों नहीं देते? आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देते? आप उत्तराखंड में क्यों नहीं देते? ये आप तमाम राज्य जो पे भाजपा का शासन है, आप असम में क्यों नहीं देते? असम के मुख्यमंत्री यहाँ के नफरत की भाषा बोलते हैं। लेकिन उनसे पूछे तो सही कोई कि आप अपने राज्य का कोई डेवलपमेंट का मॉडल यहां लाके करो। हमारे मुख्यमंत्री कर्नाटका में प्रचार करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल है, और राजस्थान के मॉडल के ऊपर हमने कर्नाटका का चुनाव जीता। आज आप इस बात को ना, जो मुख्यमंत्री यहां के प्रचार करें, उनको अपने जो प्रदेश के अंदर जो अच्छी चीजें उनको लागू करने की बात करनी चाहिए। अरे विध्वंस की बात करते हो, जो काम कानून को करना चाहिए उसके लिए आज हमारी जो विधायिका है, क्या उसको हक है किसी को सजा देने का? आप बताइए ना, न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका करेगा। लेकिन ये जिस तरीके की बातें करते हैं, चाहे किसानों के लिए बात हो,
चाहे युवाओं के लिए बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे दलितों के लिए बात हो, चाहे आदिवासियों के लिए बात हो, चाहे बुजुर्गों के लिए बात हो। आज विकास किसका किया आप देखिए तो सही ना। आज इन्होंने विकास के नाम पे किसी भी वर्ग का विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों को पनपाने के सिवाय। जैसा कि भवन सिंह जी कह रहे थे कि इस देश की सबसे ज्यादा संपदा कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में। क्या हम एक मतलब पूंजीवादी स्टेट बनना चाहते हैं? हम समाजवादी स्टेट और लोकतांत्रिक स्टेट हैं जिसके अंदर हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, गरीब का विकास करने की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे किसका विकास करो? सबका साथ के नाम पे आप वोट बटोरते हो, लेकिन जनता बहुत समझदार है, उनको पूरी तरीके से बेनकाब कर देगी। चलिए, अशोक सिंह जी हमारे साथ में भाजपा से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे इलेक्शन का? देखें, देखो 5 साल का शासन चला और उस 5 साल के शासन में राजस्थान में क्या हुआ, और जो आपने कहा कैंपेन की बातें करी, मुझे लगता है कि पहले तो मैं वो चाह रहा हूँ आपके व्यूज, ये बिल्कुल आप कहिएगा, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा इलेक्शन का? ये मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता 25 तारीख को अपना मतदान करेगी और ऐसी सरकार चुनेगी जिस सरकार के अंदर युवा देख रहा था कि मेरे साथ 5 साल में क्या हुआ। जो वादे किए गए थे कि हम आपके लिए नौकरी निकालेंगे, नौकरी नहीं निकाली, पेपर लीक पुलिस, और युवाओं को सपना को साकार करने वाली जो सरकार आई, और साथ साथ किसान देख रहा है कि मेरे साथ राहुल गांधी जी ने कहा तो देखते नहीं उसका क्या हुआ। किसान का आज देख रहा है कि मेरी जमीनें नीलाम है, महिलाएं देख रही है कि मेरी सुरक्षा का क्या हुआ 5 साल के जो सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए, दुष्कर्म में नंबर 1 हुआ। और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, राजस्थान में कैसी कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था के साथ साथ किस प्रकार से भेदभाव जो इन्होंने किया, चाहे मुआवजे के मामले से संबंधित हो या किसी की कोई यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती है, उसके अंदर किस प्रकार से आपने जो भेदभाव किया वो वोट के माध्यम से उनको जनता देख रही है कि किस प्रकार से इन्होंने एक धार्मिक रूप में करने की इन्होंने कोशिश की। बिजली का ये प्रबंधन हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो इन 5 सालों के अंदर बिजली के अंदर यदि बिजली की घाटा भी हो रहा है तो ये ऋण भी ले रहे हैं, और ऋण के अंदर 1 लाख से ऊपर हो गया। तो आज बिजली का बिल राजस्थान में सर्वाधिक है, उपभोक्ताओं को उसको महसूस हो रहा है कि मैं किस प्रकार से बिजली के बिल के अंदर मेरा क्या हुआ। लास्ट में 3 महीने पहले इन्होंने घोषणाएं कर दी, और घोषणा करने से और अभी छत्तीसगढ़ के वाले में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन 300 यूनिट की अभी भी 11 महीने में हो गए, 300 यूनिट ये नहीं दे रहे, और 125 जो यूनिट थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसी से भी दे रहे। ये जनता ये भी देख रही है कि दूसरी स्टेट में जो वादे किए क्या राजस्थान के अंदर उनकी इम्प्लीमेशन कर सकेगी कांग्रेस, लेकिन नहीं कर सकेगी। वैसे पास्ट जो देखा जा रहा अशोक जी, मैं है 5 साल का एक बात जरूर जानना चाहूंगा आपसे, ये फ्री स्कीम्स तो होती हैं, एक पार्टी जब देती है तो वो लगती है रेवड़ी, दूसरी पार्टी देती है, खुद अगर कोई पार्टी देती है तो लगती है लोक कल्याणकारी नीति। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि फ्री बीज जो स्कीम्स है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि हालात ऐसे नहीं है इस देश के, संभलिए, और जिसकी जो इच्छा होती है फ्री बीज स्कीम्स के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उचित मानते हैं आप इसे? मैं कह रहा हूँ कि जनता के कल्याण के लिए कुछ करें जो होना ही चाहिए, लेकिन चुनाव की दृष्टि से यदि आपने किया और आपने जो बिजली की मैंने बात की, आपको 16 बार फ्यूल चार्ज बढ़ा, 7 से अधिक बार आपका बिजली की दरें बढ़ी, तो ये क्या दिखाता है? और कृत्रिम रूप से आपने कोयले की कमी दिखा करके आपने लोगों दूसरी कंपनियों से अपने कोयले खरीदे, तो घाटा किसको? कंपनी को हुआ। तो ये जनता ये भी देख रही है। तो ये मैं कह रहा हूँ, जो कोई भी चीजें हो, अब आप अन्न की देख लीजिए, अन्न फूड दिया उन्होंने, तो लास्ट में कब दिया जाकर 3-4 महीने पहले दिया, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरे 5 साल के लिए दे रहे हैं। कोई भी चीज करो आप स्थायी करो, चुनाव को देखते हुए मत करो। कभी कोई चीज हो सकती है, लेकिन अपवाद स्वरूप हो सकती है, लेकिन इतना भी अपवाद मत करो। जनता ये नहीं समझ रही है कि ये किस लिए कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए क्या इन्होंने जो योजना लेके आए, अब कहा कि हम मैनिफेस्टो में लेके आए और 7 गारंटियां दी है। 7 गारंटियां में से 4 गारंटी ऐसी है जो दूसरी स्टेट के अंदर जिन्होंने वादे किए उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। गाय के हम गोबर की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम गाय का गोबर आपसे 2 रुपये में खरीदेंगे, वहाँ 11 महीने से अधिक हो चुके, 2 रुपये किलो आपने तो नहीं खरीदा। छत्तीसगढ़ में खरीदा, लेकिन छत्तीसगढ़ में घोटाला किया आपने। तो ऐसी ही कई योजना है। अब 10,000 की करें महिलाओं को हम 10,000 रुपये पर साल देंगे। यही चीज आपके हिमाचल प्रदेश में आपने कहा 1500 मतलब साल के 18,000 रुपये होते हैं, वो अब स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई। तो ऐसी स्कीम जो राजस्थान में करेंगे हम लागू करेंगे, तो ये जनता भी ये देख रही है कि किसान का क्या कर्ज माफ नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। अभी कहते हैं कि हम तो कोऑपरेटिव कर दिया। अशोक जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़े लेट हुए, मैंने इन लोगों से पूछा, मैनिफेस्टो को भी जारी किया जाता है तो उसे 1 साल भर में लागू किया जाना चाहिए, बाध्यता होनी चाहिए इसकी?
मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मैनिफेस्टो हो, उस मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं लगे कि जनता टाइम पीरियड होना चाहिए इसमें। जनता को ऐसा नहीं लगे कि जो भी घोषणा की गई उस घोषणा को, जो घोषणाएं पहली हो सकती है वो पहली घोषणा करनी चाहिए, और जिस घोषणा के लिए रूपरेखा आपको तैयार करनी है और उसका मैकेनिज्म आपको बनाना चाहिए, रेवेन्यू से संबंधित डिपार्टमेंट हो या और कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसको देख करके बनाना चाहिए। लेकिन आप ये कहते हो कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। आप रूट पे एक पे ही मत जाइए। मैं वो, आप भी पार्टी आपकी भी है, आपने संकल्प पत्र नाम रख दिया, इन्होंने घोषणा पत्र रख दिया, कुछ भी हो, बात एक ही है, पब्लिक के समझ में एक ही बात आती है कि ये वादों का पुलिंदा है, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, किसी पार्टी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो चीटिंग का मुकदमा भी दर्ज नहीं करा सकता। और कहा यह जाता है कि हमारी पहली कैबिनेट में हम इसे लागू कराने के लिए रखते हैं और इसे जनता के लिए हमारी नीति बना करके एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। कहा सबकी और सही जाता, वसुंधरा जी ने भी यही कहा, अशोक गहलोत ने भी यही कहा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश जो योजनाएं होती है वो योजना धरातल को देख के बनाई जाती है, और उसका सही बात है कि किसी भी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन समय लगता है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन ऐसी योजना जो इसका तुरंत हो सकता है, अब जैसे सड़क का काम करना है और जो ग्रामीण एरिया में बनाना है, तो उसके लिए आपको ये योजना हो सकती है कि हम पूरे राजस्थान की योजना कैसे बनानी है, वो चल सकता है। लेकिन आप साफ साफ दिख रही कि इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जो आपने चुनाव में कहा, जो भी हमने संकल्प पत्र कहा, जैसे कि हमने कहा कि किसान सम्मान निधि यदि 6000 मिल रही है तो केंद्र सरकार का 6000 राज्य सरकार का अंश आएगा। इस प्रकार की योजना की तो दीर्घकालीन होगी, जो किसान को बीज लेने के अंदर काम में आएगी, उसके छोटे फसलों के लिए काम में आएगी। तो हमने गहलोत साहब को पहले कहा कि सेंटर यदि 6000 देंगे तो आप अपना अंश 3000 4000 कुछ मिलाइए, लेकिन उन्होंने अंश मिलाया नहीं और वो इधर उधर की बातें करने लगे। अब किसान की लागत को हम कैसे कम करें, जिसमें स्टेट का भी हिस्सा आता है, सेंटर का भी हिस्सा भी आता है। जो सरकारें रहती है, यदि गहलोत साहब करते हैं, अब जैसे बिजली वाली बात करें, बिजली की सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी यदि 95 पैसे या 90 पैसे किलो पर किसानों को मिलती आ रही है, कई सालों से मिलती आ रही है। इन्होंने कहा 2000 यूनिट आपने करी, अब जाकर यूनिट करी आपने 2000। यदि उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो 10,000 रुपये तो वसुंधरा राजे की सरकार के समय में मिल रहा था उनको, वो उसको आपने 2-2.5 साल तक बंद कर दिए। तो किसानों से तो वसूल तो आपने कर लिए, फिर वापस चालू कर दिए। तो ऐसा काम नहीं करे कि जिसको लगे कि किसान को मुझसे लिए और वापस। वैसे ही है भामाशाह योजना थी, भामाशाह योजना हमने सरकार के अंदर 2-2.5-3 साल के कार्यकाल के अंदर हमारे उसको योजना को हम लेके आए, आपने आते ही उसको सितंबर 2019 तक उसको रोक दिया। तो ऐसी योजना मत रोको तो जिससे पब्लिक का हेल्थ सिस्टम बिगड़े। जी चलिए राजेंद्र जी, एक मिनट दूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। जी आप अपनी बात कहिए। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक अभी अशोक जी बोल रहे थे तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि केंद्र की जो सरकार है ना, उन्होंने राज्यों के हितों पे हमेशा कुठाराघात किया है। जिस वक्त जीएसटी लागू किया गया था उस वक्त कहा गया था कि राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। नोटबंदी के टाइम में जो वादा किया था वो उसको नहीं निभाएगा, कालाधन लाने का वादा पूरा नहीं किया। 76,000 करोड़ रुपए हमारा पिछले 5 साल में काटा केंद्रीय सहायता के रूप में। आप बताइए 50-50 की योजना, राज्य 50 कहां से लाएगा, केंद्र 50 दे रहा, जबकि पहले 90-10 का अनुपात मिलता था। आज आप बताइए राज्यों के पास में क्या रिसोर्सेज हैं, जब आपने जीएसटी जैसी चीज हमारे हाथ से छीन ली। पहले हमारे पास में आय के तमाम साधन थे, लेकिन आज राजस्थान जैसा प्रदेश जो कि मरुस्थलीय प्रदेश है, भौगोलिक विषमता वाला प्रदेश है, पानी की कमी है, तमाम चीजें, उसके बावजूद आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या ब्लैकमेलिंग करने के लिए आपने ईआरसीपी जैसी परियोजना को रोका, किसानों के साथ कुठाराघात किया, युवाओं के साथ धोखा किया, चाहे मतलब अग्निवीर के नाम पे उनके साथ धोखा करने की बात हो, चाहे महिलाओं के नाम पे आरक्षण देने की बात हो, वो जो कि 2033 तक नहीं मिल सकता उसको लेकर। तो आज जनता इस बात को अच्छे तरह से समझ रही है कि केंद्र सरकार है एक तरफ तो, और एक तरफ राजस्थान की लोक कल्याणकारी। चंद्रमुखी जी, ये फर्क समझ। चलिए चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। इलेक्शन बहुत रोचक है और होना भी चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव होता है, लेकिन अब लगता क्या आपको, अब क्या मैनेजमेंट है, आगे क्या? सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता ने एक जो नकारात्मक राजनीति थी, बुलडोजर जो विनाश का प्रतीक है, विनाश के प्रतीक जो नकारात्मक बुलडोजर की राजनीति थी, उसको आज जो देखने में नजर आ रहा है वो पूर्णतः नकार दिया है। चाहे वो तो रिजल्ट पे बात करेंगे हम, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे। इनकी जन आक्रोश रैली रही है, चाहे इनकी परिवर्तन यात्राएं रही है, चाहे इनके अलग बड़ी बड़ी जो सभाएं रही हैं, उनमें सबने, आपने, हमने सबने देखा है जो परिणाम है, जनता वो सब
सामने बता चुकी है। और हमारा जो एकमात्र लक्ष्य था, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से कहते आए राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हूं, तो उस राजनीति को उन्होंने बदल दिया है और मुद्दों की राजनीति पे ला दिया है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के जो नाम पे राजनीति थी, उन बड़े बड़े महाशयों को ये सिखा दिया कि जनता के टैक्स का पैसा जनता के हित में जाना चाहिए। उसको सारी सरकारें, सारे दल सब स्वीकार कर चुके हैं। अभी अशोक जी ने इस चीज को स्वीकार किया। मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म है। जी जी कि अभी अशोक जी जो बोल रहे हैं बिजली को लेके ना, बिजली बिल 2022 अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो आने वाला समय राजस्थान में लाइटन का युग होगा। जो 12 रुपए बिजली खरीद की रेट तय की गई थी, अडानी के दबाव में 50 रुपए प्रति यूनिट पीक टाइम पर बिजली खरीदने की छूट इन्हीं मोदी जी ने दे दी है। अभी वो बिल लागू होगा 5 राज्यों के चुनाव के बाद में। इसलिए राजस्थान की जनता को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे बेईमान लोगों से बचने की जरूरत है, जो बोलते कुछ हैं, जो करते कुछ हैं। क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके नौजवानों को देश में बर्बाद किया है और अग्निवीर बना के उनको अडानी के गुलाम बनाएंगे। CISF पूरे देश में खत्म होगी, उनकी जगह ये अग्निवीर काम करेंगे, अडानी की गुलामी करेंगे, देश में रिटायरमेंट हो। चले, मैं माफी चाहूंगा, इसलिए इन लोगों से जो है बचने की जरूरत है। चले मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चले, सत्ता का महासमर में हमने जानने की कोशिश की और इसी के इर्द गिर्द चुनावी भाषण मंचों से भी दिए गए और अब ये जनता को तय करना है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि 5 साल में आपको यह अवसर मिलता है और इस वक्त आपका एक एक मत इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारी कवायद इसी के लिए की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और महासमर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ बहुत